वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइस। आज हमारा आईबीसी का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम आपके सामने जो ये एक चार्ट दिख रहा है हमें उसके बारे में डिस्कस करना है और हम इसके बाद सेक्शंस को भी देखेंगे, डेफिनेशंस को भी देखेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि आईबीसी का स्ट्रक्चर क्या है। अथॉरिटी स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी आप कोई भी लॉ स्टार्ट करते हो ना, उसके अथॉरिटी स्ट्रक्चर वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री से आया है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके बिना आप आगे पढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो आप फ्यूचर में कभी ना कभी जाकर अटकोगे। तो हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि अथॉरिटी स्ट्रक्चर क्या है आईबीसी में। तो आपको आपके हिसाब से क्या होगा अथॉरिटी स्ट्रक्चर? जनरली कोई भी लॉ में ना दो तरीके के अथॉरिटी स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा होता है एडजुडिकेटिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं जो जो भी जैसे आपको ये चार्ट में दिख रहा है, ठीक है। आईबीबीआई, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोड 2016। इज इट क्लियर? तो हम ये देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में कौन कौन से आएंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज में कौन कौन से आएंगे। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव में पहला जो आप अपने चार्ट में देख रहे हो कि आईबीबीआई, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये ऐसी बॉडी है जो एक सपोर्ट देती है आईबीसी 2016 को। इसके बिना आईबीसी का बहुत फंक्शंस, इट विल बी लाइक अ टूथलेस टाइगर। आईबीसी के बिना इट विल बी अ टूथलेस टाइगर। ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो, आईबीसी ने पहले ये बताया, देखो इसमें क्या लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं एक बार। The code provides for establishment of a regulator which will oversee these entities. कौन सी entities? एक, दो, and the third one. These are the three entities which the Insolvency and Bankruptcy Board of India will oversee कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, कि उनमें क्या कमियां हैं, उनको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, फ्यूचर में कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो वो सबको आईबीबीआई ओवरसी करेगा और सुपरवाइज करेगा ये तीनों एंटिटीज़ को। अब आप सोच रहे हो कि ये तीनों एंटिटीज़ है क्या? ऐसे हमने एक बार डिस्कस किया था पर वो ज़्यादा डिटेल में नहीं किया था, पर अब समय आ गया हम इसे डिटेल में डिस्कस करें। तो एक वन बाय वन विल डिस्कस। एक बार आप ये चार्ट देख लो, अगर आप नोट कर रहे हो तो उसे नोट भी कर लो। ठीक है, ठीक है। आई अज्यूम कि यू हैव नोटेड। तो पहला है हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। Agencies to enroll and regulate insolvency professional। देखो, हम CACS बन गए, उसके बाद हम बनेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। मतलब एज एन इंडिविजुअल, एज अ फर्म, आपकी जो एंटिटी होगी वो CIRP, जो हमारा रेजोल्यूशन प्रोसेस जो आईबीसी में हमारा काम है, उसमें उसे हम कंटिन्यू करेंगे, उसे हम स्टार्ट करेंगे विथ एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो हमारा जो एजेंसी है, हम किस बॉडी से अपने आप को एसोसिएट करेंगे, उस बॉडी को कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं दिया क्या हुआ, लिखा क्या हुआ। The code provides for establishment of insolvency professional agencies to enroll and regulate। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट बना रहे हो अपने तो इसे प्लीज नोट डाउन करना। enroll and regulate। ठीक है। Insolvency professionals as its members in accordance with IBC 2016 and read with regulations, IPA will perform three key functions। उन वो क्या तीन functions जो प्रीडोमिनेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट functions है, वो क्या है? ये एक अलग चार्ट है। देखो, इसलिए मैंने आपको आपको ये सजेस्ट किया था कि आप सीए फाइनल की ये मॉड्यूल को रेफर करो, क्योंकि देखो इसमें बने बनाए चार्ट्स हैं जो हमारी मॉड्यूल में उतने हैं नहीं। तो हम इसे रेफर करेंगे और एक बार ज़रूर देख लेंगे, जब हमारा पूरा आईपीसी हो जाएगा तो उसे हम एक बार ज़रूर अपने मॉड्यूल को रेफर कर लेंगे, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। तो देखो, आपको क्लियर हो गया होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या होते हैं। वो बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है, एक
एजेंसी है कि जैसे आपने सुना होगा कि अब्रॉड्स में क्या होता है कि आपको अगर मेड चाहिए तो आप अगर आप खुद एक मेड का काम करते हो तो आप उसमें उस एजेंसी में रजिस्टर करवा लो, और किसी को भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो इस एजेंसी से बात कर लेगा, उसे कंसल्ट कर लेगा, उसको अप्रोच करेगा और वो उस पर्सन को वहाँ भेज देंगे। तो वो एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करते हैं कि देखो जिसे ज़रूरत है और जो वो काम कर सकता है वो दोनों को एक प्लेटफॉर्म देना, एक मिलाना। तो बिल्कुल उसी तरीके से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज भी वही काम करती है। देखो जो कंपनीज जो सीआईआरपी प्रोसेस में जा रही हैं या जाना चाहती है फ्यूचर में, वो इन एजेंसीज को वो ये जो एजेंसीज है ना वो उनको हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। अब आप सोच रहे होंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन है, तो आप एकदम बिल्कुल सही है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हमारे जैसे सीए, सीएस, सीए में है जो क्वालिफाइड है, उनको कहा जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। उनको भी हम आगे डिटेल में, आप थर्ड पॉइंट तो देख ही रहे होगे अपने स्क्रीन पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के बारे में। एक बार हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, फिर इसके फंक्शंस को देखेंगे, फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के डेफिनेशन को देखेंगे। अब आए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ना एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है इंसॉल्वेंसी। इट इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल फीचर्स ऑफ आईबीसी कोड, सॉरी आईबीसी 2016। इसमें क्या होता है ना कि देखो जब भी एक बैंक ट्रांजैक्शन करती है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांजैक्शन करती है ना, तो उसका एविडेंस जो आजकल प्रेजेंट डे सिनेरियो में जो चल रहा है उसका एविडेंस तुरंत वहाँ देती है आईयू को, इसे हम प्यार से आईयू कहेंगे, आईयू को देती है, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई वो डिफॉल्ट करती है ना जिसको हमने लोन दिया, तो हम तुरंत आईयू एनसीएलटी को जब हम अप्रोच करेंगे ना आईबीसी कोड के अंदर, तो हम तुरंत आईयू को बोल सकते हैं कि आप मुझे ये आपके पास हमने ये इंफॉर्मेशन जमा करवाया था, अब आप हमें ये एविडेंस दो कि ये इस पर्सन को हमने इतना लोन दिया था और इसने आज डिफॉल्ट कर दिया। तो ये बेसिकली एक एविडेंस की तरह काम करता है, एक रेगुलर एक इंफॉर्मेशन पूल है जो कि सारे बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज के टाइम पे यूज़ करते हैं कि भाई मुझे अगर कोई भी लोन किसी को भी देना है, चाहे वो कंपनी हो, इंडिविजुअल, तो हम पहले उसको बताएंगे कि भैया हमने दे दिया है लोन, अब आप देख लो। आप जिसको नहीं कहते एक आई विटनेस हो कि हमने इसे लोन दिया है, अब अगर ये फ्यूचर में कभी डिफॉल्ट करता है तो हम आपको बुलाएंगे कि मेरी तरफ से ये आप कोर्ट में जाकर गवाही दो। इसे सिंपल टर्म्स में यही कहेंगे। मतलब इसका जो काम है वो यही है कि वो एक गवाह की तरह, एक एविडेंस की तरह काम करेगा जब उस इंडिविजुअल ने, उस कॉरपोरेट ने कोई भी डिफॉल्ट किया होगा। क्लियर है आपको? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज कौन है जो आज के टाइम पे जो तीन मेजर और तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसीज है ना, देखो इसके पीछे भी एक कहानी है। क्यों जो हमने अभी, तो मैंने आपको डिस्क्लोज नहीं किया कि कौन से होंगे एजेंट्स। तो आईबीसीआई ने पहले सोचा ना कि हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंट्स को कौन बनाए, एजेंट्स और प्रोफेशनल्स कौन बनेंगे जो सीआईआरपी को प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे। तो उनके दिमाग में सबसे पहले आया ना कि देखो वो इंसान होना चाहिए ना जिसको कंप्लायंसेस के बारे में पता हो, जिसको कंपनी के बारे में पता हो। तो देखो आप अगर एनालाइज करोगे ना तो सीए, सीएस, सीए में ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना जो कंपनी के साथ बहुत हद तक जुड़ा हुआ रहता है। वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझता है, कंप्लायंसेस को समझता है, वर्किंग को समझता है। भले पर्सपेक्टिव अलग है। देखो सीएस कंप्लायंट, एकदम लीगली आप कंप्लायंट हो कि नहीं वो देखेगा। सीए आपका स्टैट ऑडिटर होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं जो आपके फाइनेंशियल्स को समझेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट्स आपकी कॉस्टिंग को समझेंगे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो तो इसलिए आईबीपीआई ने हमारे जो तीन सिस्टर कंसर्न्स है, आईसीआई सीए वाला, आईसीआई कॉस्ट वाला और आईसीएसआई को ये जिम्मेदारी सौंपी कि भाई आप एक एजेंट बन जाओ हमारे कोड के पर्पस के लिए, और आपके जो भी मेंबर्स है, जो क्वालिफाइड मेंबर्स है, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बन सकते हैं।
ठीक है? तो हमारे पहले फंक्शंस क्या है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के, आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो 3 इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में 3 इम्पोर्टेंट पिलर्स है। पहला है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, ठीक है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो इंडिविजुअल्स जो फर्म्स काम करेंगी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो एज विटनेस एज एविडेंस देंगी हमें कि भाई डिफॉल्ट हुआ है। अब मैं ये जोर दे रही हूँ डिफॉल्ट हुआ है, क्यों आपको हम बाद में पता चलेगा। जैसे हम सेक्शन 7, 8, 9 पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। क्लियर है? तो ये पहले फंक्शंस हम देख लेते हैं एक बार। पहला तो है रेगुलेटरी फंक्शंस है, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? ड्राफ्टिंग डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट थ्रू बायलॉज दैट आर मेड पब्लिक एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स। समझते हैं? इसमें कहा गया है कि वो पहले तो जो प्रोफेशनल एजेंसीज होंगी, आप ये समझो, देखो अगर आप आईसीएसआई के मेंबर हो तो आईसीएसआई के पर्सपेक्टिव से आईसीएसआई आपका जो बॉडी है वो बनाएंगे कोड ऑफ कंडक्ट कि भाई आपके जो प्रोफेशनल्स होंगे वो कैसे काम करेंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, जो उनके जो एटीट्यूड है, उनके जो मैनरिज्म्स है, उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो किस तरीके से काम करेंगे उसको गवर्न करेंगे। तो इसीलिए वो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना बहुत ज़रूरी था। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज ये काम बखूबी करती है। आप उनके वेबसाइट्स पे जाना और ये चेक करना, आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से उन्हें गवर्न करते हैं, और ये बहुत ही स्ट्रिक्टली गवर्न करते हैं उनको। देर आर नो रूम फॉर एनी कंफ्यूजन डाउट कि आर्बिट्रेरी कुछ भी आप कर रहे हो। जब आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाओगे किसी भी कॉरपोरेट का, तो वो बिल्कुल ही गवारा नहीं होगा इन एजेंसीज को, और आप पर फ्यूचर में कभी ना कभी प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है? तो पहला तो है रेगुलेटरी फंक्शन। अब सेकेंड है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। इसमें 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आप देख रहे हो। पहला है मॉनिटरिंग, इंस्पेक्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग मेंबर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखो, जब आप ये काम कर रहे हो ना, तो जब आप एक कंपनी का सीआईआरपी करते हो, उस प्रोसेस में आप इन्वॉल्व होते हो, तो आपको पूरी की पूरी कंपनी का भागदौड़ दिया जाता है। आप पूरे एक जिसे नहीं कहते कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह पे आप खुद आ जाते हो। तो आप इमेजिन करो कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कितनी परेशानियां, कितनी चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ता हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। इसलिए उनके एक्टिविटीज़ को गवर्न करना, इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये बहुत ज़रूरी है आईपीएस के लिए। क्योंकि अगर कोई भी उनका मेंबर गलत काम करता है तो सीधे नाम खराब किनका होता है? आईपीएस का। क्लियर? Second point is gathering information on their performance with the overarching objective of preventing frivolous behavior. कोई भी गलत बिहेवियर को बढ़ावा वो एजेंसीज नहीं देंगी। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो आपको तुरंत रोकेंगी और आपके खिलाफ एक्शन लेंगी। थर्ड इज malfeasance इन द कंडक्ट ऑफ आईपी ड्यूटी। अगर आपको कोई भी आपका गलत एक बिहेवियर, जिसमें कहते हैं गलत इंटेंशन होगा आपके ड्यूटीज में को परफॉर्म आप जब कर रहे हो, तो उसको वो तुरंत नोटिस करेगी और आपके खिलाफ एक्शन लेगी। देखो, ये आपने 3 पॉइंट्स पढ़ा, लेकिन आपको ये एक ही चीज दिमाग में चल रही होगी, ये मतलब तो एक ही है तीनों का, कि अगर आपने कुछ गलत किया तो आपके खिलाफ एक्शन हो। बिल्कुल सही। इसका इंटेंशन और उसका सोल पर्पस यही है कि आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे। जब आपको पूरी कंपनी, और आप ये इमेजिन करो कि जब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जाती हैं सीआईआरपी प्रोसेस में विद टर्नओवर्स इन 100,000 करोड़, तो आप इमेजिन करो कितना एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने आप को, जब आप भी अब क्वालिफाई होने की एक कगार पे, बस एक एग्जाम क्लियर एंड यू आर अ सीएस, तो आप अपने आप को उस जगह पे रखो कि आप अभी एक स्टूडेंट हो, फिर आप प्रोफेशनल बन जाओगे और फिर एक ही बार आपको
तुरंत उस इतनी बड़ी कंपनी के एक मेंबर सोल पर्सन सोल मेंबर ऑफ मैनेजमेंट आप बन जाओगे, तो आपके ऊपर कितने बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन में आप जाके आपका कोई एक इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, उन सब चीज़ों को देखने के लिए आईपीएस ने आईपीए ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, मॉनिटर करते हैं आपके एक्टिविटीज़ को ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना, या फिर मेरा नंबर आप सबके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको कभी भी डाउट हो, feel free to ask me. Okay. Third point is quasi judicial functions. जुडिशियल क्या होती है? जो एक हाई कोर्ट होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो है जुडिशियल बॉडीज। क्वासी जुडिशियल है with some powers with similar functions of a judicial body. तो इसमें क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। addressing grievances of aggrieved parties, hearing complaints, okay, against members and taking suitable actions. देखो, अगर आप मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज आप स्टार्ट कर रहे हो या कर चुके हो, तो आप अगर इंसॉल्वेंसी वाले पोर्शन में केस स्टडीज पढ़ोगे ना, तो उसमें ये बहुत सारे ये पॉइंट्स आते हैं। जब आपका एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो गलत तरीके से काम करता है, उसके बाद जो अग्रीव्ड मेंबर्स है, चाहे वो क्रेडिटर हो चाहे वो मेंबर्स हो, तो वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो उनका भी जो भी प्रॉब्लम है वो सुनना इनका काम है, एजेंसीज का। ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। The code provides for insolvency professionals as intermediaries. Clear? Intermediaries की तरह वो काम करते हैं insolvency professionals who would play a key role in efficient working of a bankruptcy process. ये तो क्लियर है। देखो, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है कि आप किस तरीके से, किस ढंग से उस प्रोसेस को इनिशिएट करते हो, किस ढंग से उसे कैरी आउट करते हो, ताकि एक जो आपका कॉर्पोरेट डेटर है उसे एक चांस तो मिल सके रिवाइवल का। ठीक है। क्योंकि जब एक कंपनी डूबती है ना, तो उसके साथ सिर्फ वो कंपनी नहीं जाती, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट हैम्पर होता है, बहुत सारे फैमिलीज हैम्पर होती है, उन पे अफेक्ट होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, आप भी ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखो कि आईबीसी कोड आया था एक चांस देने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कॉर्पोरेट डेटर को, कि भाई आप रिवाइव कर सकते हो, आप करो, आप कोशिश करो। ठीक है। The code provides for insolvency professionals as intermediaries who would play a key role in the efficient working of the bankruptcy process. आप एक बात और सोचो, हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि देखो, जब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं ना, तो उनके डाइवर्स डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसे एक पर्सन डील करता है। चाहे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, तो उसका जिम्मेदारी होगा कि भाई परचेज डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, आप उसकी जिम्मेदारी रखो, वो सही ढंग से चले, आपकी जिम्मेदारी है वो। एक होगा फाइनेंस का, सीएफओ होंगे फाइनेंस के। ठीक है। तो लेकिन जब वही कंपनी, वही कॉर्पोरेट, वही एलएलपी जब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में आ जाती है, मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में आ जाती है, तो उसके जो सारे फंक्शंस है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो मैनेजमेंट जो होती है, वो सस्पेंड हो जाती है, वो काम नहीं करती। उसकी जगह आप आ जाते हो एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो आप ये सोचो कितनी सारी जिम्मेदारियां आप पे आती है, डाइवर्स जिम्मेदारी आती है। तो यही चीज़ वहाँ लिखी गई है। The role of IP encompasses a wide range of functions which include adhering to procedure of law, मतलब compliances, CS का काम compliances। फिर है क्या, as well as accounting and finance related functions, मतलब cost accountants and CA,
मतलब सभी के सोच रहे हो आप, अगर आप एज ए सीएस वहाँ अपॉइंट होते हो एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो आप सीए के भी काम करते हो, सीएस के भी काम करते हो और सीएमए के भी काम करते हो, ठीक है। He shall have the power and responsibility to monitor and manage the operations and assets of the enterprise. आप उस आपकी तो जिम्मेदारी ये होगी कि भाई आप वो कंपनी को और एज अ गोइंग कंसर्न चलाना भी है और उसके जो एसेट्स है उसको सेफगार्ड करना भी है, ताकि कोई थर्ड पार्टी आकर उस पर कब्जा ना कर जाए। In the insolvency process, the insolvency professional verifies, sorry, देखो ये फंक्शंस है, वेरीफाइज द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स। ये क्या लिखा हुआ है कि देखो जैसे अब आपने तो पैसा दिया है, हम हो गए वहाँ पॉइंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने जो कहा वो बात सच है कि नहीं, क्योंकि हम तो उस समय थे नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में कि आपने जब ये ट्रांजैक्शन की थी। तो आपको ये बताना है कि आपने कैसे, आप ये बात आपकी जो ये क्लेम है वो सही है, और हम मेरी ही जिम्मेदारी एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या है उसे वेरीफाई करना कि आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, कॉन्स्टिट्यूट अ क्रेडिटर्स कमेटी। एक कमेटी बनाएंगे क्रेडिटर्स के, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। इंसॉल्वेंसी जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसका एक रेजोल्यूशन प्लान है, उसे बनाना, उसे पास करना और उसे इम्प्लीमेंट करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन पास और इम्प्लीमेंट तो चलो हम कर लेंगे, लेकिन पास कौन करेगा, वो सीओसी करते हैं, इन्हें हम प्यार से कहते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, सीओसी। runs run the debtors business during the moratorium। मोराटोरियम, ये नई वर्ड आपने सुनी अभी। मोराटोरियम को अभी के लिए हम क्या समझ लेंगे कि एक पीरियड रहेगा जब सभी लीगल प्रोसीडिंग्स जो एक कॉर्पोरेट डेटा के अगेंस्ट है वो सब स्टे हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे मोराटोरियम। इसके बाद डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। एंड हेल्प्स द क्रेडिटर्स इन रीचिंग अ कंसेंसस फॉर अ रिवाइवल प्लान, मतलब पास करवाने की जिम्मेदारी, पहले तो बनाना, एक क्रिएट करना पूरा कमेटी, कौन आने चाहिए कौन नहीं आने चाहिए, उसके बाद उससे पास करवाना, वो एक जिम्मेदारी बनती है किसकी, हमारी। सो लेट्स चेयर अप, हमारी ये जिम्मेदारियां देखो कितनी सारी हैं, तो इसलिए आप खुश हो जाओ कि बस एक एग्जाम क्लियर करो, ये हमारा लास्ट एग्जाम है, क्लियर करना है, उसके बाद सीएस बनना है। An insolvency professional, if appointed as a resolution professional, ठीक है, shall act as a neutral trustee of all the assets of the organization। फिर वही बात कही जा रही है कि आप एक सोल पर्सन रहोगे जिसके ऊपर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बागडोर होगी, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। Every insolvency professional shall abide by the following code of conduct। क्या code of conduct है, हमने आगे ऊपर पढ़ा ही कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगी, अब इसमें लिखा हुआ है क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा। टेक रीजनेबल care and diligence while performing his duty। डिलीजेंस वर्ड्स, ड्यू डिलीजेंस जो वर्ड है उससे तो आप बहुत ही वाकिफ हो गए, क्योंकि हमारा एक पूरा का पूरा पेपर है वो। तो डिलीजेंस रखेंगे हम, मतलब हम अवेयरनेस रखेंगे अपनी, अपना ध्यान रखेंगे जो भी आसपास हो रहा है, क्या कुछ भी फ्रॉड या कोई भी गलत चीज़ें तो हमें नहीं नज़र आ रही, अगर नज़र आ रही है तो उसके बारे में भी बताया कि हम उसे कैसे डील करें। टेक रीजनेबल केयर एंड डिलीजेंस, मतलब हमें अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है। टू कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द बायलॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज ऑफ विच ही इज अ मेंबर। मतलब अगर आप सीएस हो तो आईसीएसआई की के जो बायलॉज है, जो बायलॉज हमारे, चाहे आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनो या ना बनो, एज अ सीएस भी आपको बायलॉज को निभाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो लेकिन जब आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाओगे तो ये जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। टू अलाउ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज टू इंस्पेक्ट हिज रिकॉर्ड्स, कभी भी हम इंस्पेक्ट करें, देखो ये इंस्पेक्ट करेंगे तभी ना मॉनिटर कर पाएंगे आपके एक्टिविटीज़ को।
आप लिंक करो, ऊपर लिखा हुआ था मॉनिटर करेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ इंस्पेक्ट करेंगे रिकॉर्ड्स, ताकि हम आपके एक्टिविटीज को मॉनिटर कर पाए। To submit a copy of the records of every proceeding before the adjudicating authority to the board as well as to the insolvency professional agencies of which he is a member। ठीक है, अपने रिकॉर्ड्स की एक कॉपी अपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ क्या होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, हम डिस्कस करेंगे अभी। और हमारा लास्ट फंक्शन है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, टू परफॉर्म हिज फंक्शंस इन सच अ मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड। ये तो वही बात होगी कि जब पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं तो इसमें क्या लिखा जाता है, हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, जब हमारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, एज अदर फंक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड, एज अदर रूल्स एज मे बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वही बात है यहाँ पे भी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हमने पढ़ा था कि ये एक विटनेस की तरह काम करेगा, हम एविडेंस देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, द कोड एनविसाजेस क्रिएशन, मतलब ये एक जिसे नहीं कहते कि एक आपको एक पावर दे देती है कि आप, इस कोड ने पावर दिया है कि आप एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को क्रिएट करो। वो क्या काम करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, टू कलेक्ट, पहले तो कलेक्ट करेंगे, कोलेट मतलब सम अप करेंगे, ऑथेंटिकेट एंड डिसेमिनेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ डेटर्स। ऑथेंटिकेट करेंगे कि यह सही है कि नहीं, और उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आगे दे देंगे टू डेटर्स इन सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस एट ऑल टाइम्स। ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा जिसमें सभी इंफॉर्मेशंस होंगे और ये हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। The code requires creditors to provide financial information of debtors to multiple utilities on an ongoing basis. Such information would be available to the creditors, resolution professionals, liquidators, and other stakeholders in insolvency and bankruptcy proceedings. देखो आपके सामने ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि देखो इसके फ़ायदा, इसका यूज़ कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो क्रेडिटर्स कर सकते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, लिक्विडेटर्स कर सकते हैं, कोई भी स्टेक होल्डर्स जिसके भी इंटरेस्ट हैम्पर हो रहे हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में, वो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। The purpose of this is to remove information asymmetry and dependency on the debtor's management for critical information that is needed to swiftly resolve insolvency। आप क्या समझ पा रहे हो इस चीज़ से? कोई भी एक नहीं होता कि अलग चीज़ें रिकॉर्ड्स में है दोनों की। फाइनेंशियल जो एंटिटी है, इंस्टीट्यूशन है, उसके रिकॉर्ड्स में कुछ दिख रहा है, हमारी कंपनी के रिकॉर्ड्स में कुछ दिख रहा है, तो इस चीज़ कोई भी अलग ना दिखे, उन्हें एक जैसा कर दे, इसका काम है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का। कोई भी जैसे कोई भी डिफरेंसेस ना हो दोनों के रिकॉर्ड्स में। और देखो जब वो जल्दी हम रेक्टिफाई वेरीफाई कर लेंगे ना क्लेम्स, तब जाके हम अपनी जो 180 डेज का डेडलाइन है उसे जल्दी मीट अप कर सकते हैं। Obligations of information utility. An information utility shall provide such services as may be specified, including core services, to any person if such person complies with the terms and conditions as may be specified by the regulations. For the purposes of providing core services to any person, every information utility shall, अब वो क्या करेंगी information utilities, क्रिएट करेंगे और स्टोर करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि कहीं से भी एक्सेसिबल हो। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जब हम ये ट्रांजैक्शन की शुरुआत कर रहे हैं तब वो इंफॉर्मेशन जमा कर सके, ऐसी भी सुविधा उन्हें देनी पड़ेगी। Accept in the specified form, manner, electronic submissions of financial information from persons who intend to submit such financial information। वही चीज़ है। Meet such minimum service quality, मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई आपका एक फॉर्मेट होना चाहिए कि ये जो इंफॉर्मेशन इसमें इस फॉर्मेट में मांगा जा रहा है ना, आपको सब कुछ देना ही होगा, उसके नीचे काम नहीं चलेगा।
To get information received from various persons authenticated by all concerned parties before storing such information. सभी लोग जो उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उन सब से ऑथेंटिकेट करवा लेना कि देखो हम इसे स्टोर कर रहे हैं, आप बता दो कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो हम पहले ही रेक्टिफाई कर लेंगे, क्योंकि एक बार स्टोर हो जाने के बाद वो एक एविडेंस होगा जो आपके खिलाफ काम कर सकता है। प्रोवाइड एक्सेस टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर, ठीक है। पब्लिश स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। हैव इंटर ऑपरेटेबिलिटी विद अदर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, मतलब एक दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी होना चाहिए, दोनों में एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। अगर दो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज है ना तो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर लेना चाहिए। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पहला हमने था एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये हमने पढ़ लिया। अब आया दूसरा पॉइंट है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अब हम उसे पढ़ेंगे। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कोर्ट्स होने चाहिए, हाई कोर्ट्स होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन पे इतने केसेस का वर्कलोड ऑलरेडी है। अगर हम वहाँ गए तो हमारे 180 डेज का डेडलाइन कभी हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और वो इस कोड का बेसिक फीचर है। अगर वही हम नहीं कर पाएंगे तो इस कोड में जाने का फायदा ही क्या है? फिर 5-6 साल केस चलेंगे, फायदा ही कोई नहीं। इसलिए इसमें आया एनसीएलटी, एनसीएलएटी, डीआरटी, डीआरएटी। अब आपके अकॉर्डिंग एनसीएलटी किसे गवर्न करने चाहिए, डीआरटी किसको गवर्न करने चाहिए? आपने अगर सीआर पढ़ा है ना तो आपने रिकवरी ऑफ डेट्स एक्ट भी पढ़ा होगा 1993। उसमें क्या था कि डीआरटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उन डीआरटीज का फायदा आज हम इस कोड में उठाएंगे, और जो डीआरटीज होंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स और अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, डीआरएटीज, उनको हम देंगे इंडिविजुअल्स का केस। अगर कोई भी बैंक्रप्सी में जाना चाहता है, वो बैंक्रप्सी किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए, करेक्ट। तो अगर कोई भी बैंक्रप्सी में जाना चाहता है तो आप डीआरटी, डीआरएटी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कॉर्पोरेट्स हो, आप एलएलपी हो, तो आप जाओ एनसीएलटी में, एनसीएलटी में, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको फिर भी कहीं अपील करनी हो, तो लास्ट तो हमारा रिजॉर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट। तो वो दोनों केसेस में है, चाहे वो आप डीआरटी में हो चाहे आप एनसीएलटी में हो। तो ये एक आपको मैं एक लाइन बता देती हूँ कैसे ये जाएगा। पहले आप एनसीएलटी जाओगे या फिर डीआरटी जाओगे। एनसीएलटी कब? जब आप कॉर्पोरेट हो। और डीआरटी कब? आप जब इंडिविजुअल हो। पहले आप वहाँ चले गए, आपको फिर भी वहाँ का डिसीजन अच्छा नहीं लगा, आप अपील में जाना चाहते हो, फिर आप एनसीएलटी चले गए, फिर आप डीआरटी चले गए, फिर भी आप सही, आपको नहीं लगा कि भाई ये मेरे हक की बात ही नहीं है, मेरे पॉइंट्स को सुनाया नहीं गया, मेरे पॉइंट्स को समझा नहीं गया, तो फिर आप जाओगे अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोसेस है जो हमने पढ़ा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आप एक बार देख लो, देखो क्या लिखा हुआ है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में क्या है? एनसीएलटी फॉर कॉर्पोरेट्स, एलएलपीज, पर्सनल गारंटीज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट डेटर्स, पर्सनल गारंटर्स को भी हम ले लेंगे इसमें, और डीआरटी फॉर इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फॉर, ठीक है। और यही चीज़ें लिखी गई है। तो मैं इस जो स्टडी मैट आप जो सामने देख रहे हो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लेना और पढ़ना, क्योंकि इसके नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। फिर ये जो दिया गया है आपके सामने, एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि ये पूरे कोड का स्ट्रक्चर क्या है। तो इस स्ट्रक्चर को हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज हमने पढ़ा सिर्फ अथॉरिटी स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन पढ़ा तो पूरे डिटेल में पढ़ा। देखो, अपना मोटो सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो पढ़ो एकदम दिल लगा के पढ़ो, ताकि फिर हमें अगले अटेम्प्ट के लिए उसे तैयार ना करना पड़े, इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।